Assalamualaikum and a very good morning Good to all morning. of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Happy New Year. Happy New Year. सोहेब हसन की तरफ से, मेरे नादिया खान की तरफ आज से। यानी डुओ जो है कंप्लीट है आज। सोहेब Tag परेशान team कर complete दिया। है। मैं मतलब कभी आपको पता नहीं ऐसे हुआ नहीं। हाँ। मतलब साल लेकिन होने आपने वाला है। क्या जबरदस्त किया यार। ठीक था। बेहतरीन था। थैंक यू। लोग कह रहे थे बहुत अच्छा, वेरी वेल मैनेज्ड यार। बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है जो मेरे लिए बड़े मेरे फेवर में जाता है कि जो यहाँ डेस्क नहीं लगा होता है सामने, उस पे कांपती हुई टांगे नजर नहीं आती। ना करें ये कमाल है कि मैं लेकिन पता नहीं चलता आपको, और यहाँ से तो जो अदाकारी है और सब इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत काम आया। तो जाहिर है, हाँ ऐसे ही है ना, जब मैं कह रहा हूँ ना बहुत बेहतरीन किया आपने, बट मिस किया लेकिन आपको। कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर बट बहुत मिस किया ज़ोहेब, रियली आपको दोनों दिन जो थे शो बहुत इनकम्प्लीट लगा, एंड थैंक गॉड ज़ोहेब इज बैक नाउ। थैंक यू। तो नॉर्मल हमारा फॉर्मेट होगा और न्यू ईयर स्पेशल है आज। स्पेशल है, कैसे मिस कर सकते थे भाई। आज तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है और हो जाएगा मतलब 4 बजे के बाद से आप लाइव ट्रांसमिशंस देखेंगे जब ऑकलैंड से आगाज होगा, न्यूजीलैंड से। हाँ, फायरवर्क्स होगा और फिर उसके ऑस्ट्रेलिया और सारी चीजें। लेकिन आप कह रही थी कि शायद थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ मुल्कों में बिल्कुल ये 2025 बहुत ही हैपनिंग इन अ गुड वे, तो बहुत कम मुल्कों के लिए, लेकिन इन अ बैड वे, इन अ सैड वे बहुत सारे ममालिक के लिए। तो आप ये देखें कि बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे शहर जो हैं इस साल सेलिब्रेशन वैसे नहीं कर रहे जैसे सालों से करते आ रहे थे। इंडोनेशिया में सुमात्रा फ्लड्स की वजह से कहा है कि भाई जो काउंटडाउन्स वगैरह होती थी, म्यूजिकल सेलिब्रेशन, वो रोक दी जाए। इसके अलावा एक बड़ा एक कॉन्सर्ट होता था पेरिस में, शांज़ेलीज़े में, वो भी जो है उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, लाइव कॉन्सर्ट वहाँ नहीं होगा। इसके अलावा टोक्यो में भी बहुत जो है कि ये कि काउंटडाउन टाइप चीजें वो नहीं होंगी। ऑस्ट्रेलिया में जो शूटिंग का वाकया हुआ, बॉन्डाई बीच के जो है जो इंडियन शूटर ने जो वहाँ टेररिस्ट अटैक ही मैं तो कहती हूँ जिस तरह वो हुआ था, उसके बाद बॉन्डाई बीच में जो एक म्यूजिकल फेस्टिवल होता है हर साल, वो नहीं होगा। तो बहुत सारी जगह ये देखिए रिसेंटली सऊदी अरब और यूएई के जो मामलात हैं, ये भी कुछ अजीब सा हुआ है मामला। तो खैर ये अभी डिस्कस आज नहीं करना हमने। और अब बहुत सारे मालिक परेशान है कि भाई कि ये जो है ना, ये जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स हैं, ये वो उसको अवॉइड किया जाए, जस्ट कॉशन प्रिकॉशन जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर हमारा जो साल का एंड हो रहा है ना, वो बड़े अच्छे, कहते हैं ना कोई किसी चीज का इख्तिताम और आगाज अच्छे नोट पर हो तो अगले साल का आगाज भी अच्छे नोट पर होता है। तो बारिश भी हुई भाई, रात में बारिश हो गई कराची में, सब मुंतज़िर थे कराची में बारिश मैं वेदर में जब हम लोग बता रहे थे तो मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं कि बारिश हो, कराची में तो पता नहीं होता ना कंफर्म, लेकिन हो गई बारिश। रात को जब टप 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 आवाज आई ना खिड़की से, ऐसे हमने लगाया ना। क्या मौसम था वैसे वो, ये मतलब काम करने वाला मौसम नहीं था यार। ये मैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या करूं। ये एक मैसेज आता है कि कहाँ हो, वो कहती है मैं वहां हूं, अच्छा चलो फिर ऐसा है कि मिलते हैं, ये वो वाला मौसम था। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या बात है। फैमिलीज जो है, मैं तो कहती हूँ वो लॉन्ग ड्राइव वाला मैसेज है ना। सही बात। फिर उसके बाद हम अच्छा एक और खुशखबरी भी तो है देने वाली। कौन सी? फिर मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे दो ही अच्छे, फिर आधे के बाद बच्चे दो ही अच्छे। हाँ, कल तो हमने खास ये बोला 2 कान 2 हाथ, बच्चे भी 2 होने चाहिए। अच्छा, 2 से याद आया कि डबल स्टोरी डबल डेकर बसेस आपको कराची में आज से नजर आएंगी। एंड व्हाट अ डे टू स्टार्ट दिस अमेजिंग वेंचर। ये जबरदस्त, ये पुरानी माजी की यादें ताजा हो रही है। और देखें ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहा है कराची का। अब आप कराची पर, एक तो मौसम भी अच्छा, डबल डेकर बस पे बैठे कराची को देखें, पूरा व्यू जबरदस्त ले, तो कितनी अच्छी बात है। ये एक और खुशखबरी आपको मिल गई। मैंने लंदन में ये डबल डेकर बस का क्योंकि सुना था बहुत ज्यादा, जब मैं लंदन गई तो फिर मुझे इतना शौक था, भक्ति में ऊपर टप 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 ऊपर आइडेंटिटी है, बड़ा मजा आया। पूरा शहर जो आपको नजर आता है, खूबसूरत व्यू। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये देखिए जी, ये डबल डेकर बसेस हैं। कराची के शहरियों, आपके लिए ये खुशखबरी है, डबल डेकर बस हमारे शहर में शाबाश जबर। तो इस दुआ के साथ शो का आगाज करते हैं कि भाई ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बड़ी उम्मीदें लेकर आए, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। आने वाले साल में बारिश एंजॉय करनी है इस करते हैं, बस में। क्या मैं तो कह रही हूँ यहाँ से ना, इसके शो के बाद हम जाते हैं, बस पकड़ते हैं, ऊपर बैठेंगे और पहले स्टॉप से मैं पकड़ूंगी बस, ताकि ये कि आगे सीट मिले ऊपर। तो जरा वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। लेकिन थोड़ी सी इससे हट के बात, आसमां बदला ना अफसोस के बदली ये जमीन, एक हिस्से का, यानी 2025 से 26 में चले गए, एक हिस्से का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे नए साल कई। तो ये मतलब है इसका, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। सही है, जबरदस्त क्या। तो शो का आगाज करते हैं, बहुत कुछ हमें बताना है। साइबर क्राइम से मतलब हैकर्स भी एक्टिव हो गए, चुकन्ना हो जाइए, और फिर यू नीड टू बी केयरफुल। जी बिल्कुल, ऐसे उसकी बात करनी है। फिर कुरंगी में जो वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया, उसकी बात करनी है। हमने बहुत कुछ करने की जरूरत है, जाहिर है, गवर्नेंस से मुतालिक। फिर वेडिंग
कैसे प्लान कर रही है? जी क्या जी, होना है? अभी इस वक्त शादियां बहुत सारी हो रही हैं और बहुत सारी फैमिली जो है इन एडवांस प्लान कर लेती हैं, हॉल वॉल तो बुक हो जाते हैं, लेकिन खाने का रेट क्या होगा ये तो फिर जरा थोड़ा मतलब बाद में चेंजेस भी होते रहते हैं। वैसे तो खुशी की बात है, लेकिन फैमिलीज के लिए एक बड़ा खर्चा जो है उनका इंतजार कर रहा होता है। हर साल देखने में आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो वेन्यू बुकिंग्स हो, केटरिंग के मामलात हो या फिर डेकोरेशन से तो मैं कहती हूँ कि उसने तो ना ऐसे में गिच्ची से पकड़ लिया, क्योंकि हम ये जो फैंसी वीडियोस देखते हैं ना शादियों की, दिल जाता है हमारे भी वैसे ही डेकोरेशन, फ्लावर्स और ये सारा कुछ हो, करोड़ों की डेकोरेशन हो रही है। उस पर हम बात करेंगे वेडिंग एक्सपर्ट जो है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि एक शादी करना। अच्छा, फिर और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ये साल जो गुजरा है इसमें क्या कुछ होता रहा, बड़े बड़े इवेंट्स, और अगले साल में क्या होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ होंगे, एक नहीं दो नहीं तीन। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स माशाल्लाह, इट्स स्टार्टिंग। जितना अच्छा हमारा इस साल मई के बाद से जो है माशाल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। नए साल के आगाज पर ऑनलाइन फ्रॉडियों से आप बच के रहें, होशियार रहें, खबरदार रहें। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को एक डायरेक्शंस दी हैं, डायरेक्टिव एक जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि आपको मैसेजेस आएंगे, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आएंगे। न्यू ईयर पे आते भी हैं ना, फोन टप 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 12 बजे से पहले ना टू 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 बजने शुरू हो जाता है, मैसेजेस आते हैं। अब आप देखेंगे कि अब्बा की तरफ से या किसी रिश्तेदार की तरफ है तो यू विल ओपन, यू विल क्लिक, डोंट, नॉट दिस ईयर, क्योंकि उसके पीछे जो हैकर इंतजार कर रहा है, उसने आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आपके कॉन्टैक्ट से आपको भिजवाने हैं। खोले तो योर फोन विल बी हैक्ड। और फिर फॉरवर्डेड मैसेज भी कि आपको अगर किसी आपके प्यारे ने भेजा है तो उसको भी ना ओपन करें, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट ये वो हर चीज हैक हो सकती है। तो ये और याद रखिए ये आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके जानने वालों की तरफ से ही मैसेज आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें अम्मार जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब, आपने वक्त दिया हमें। सब मुझे कहेगा कि हमेशा यही होता है कि नए साल के आगाज पर और मतलब कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, इस पर हैकर्स एक्टिव होते हैं। इस बार जो डायरेक्टिव जारी हुआ है क्या है, मतलब ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, आपने ओपन किया और आपकी सारी प्राइवेसी खत्म हो गई, इस किस्म का कुछ है खतरा? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हैकर्स का कारोबार ही ये है कि लोगों की चीजें हैक करना, उससे पैसे कमाना। पहली बात तो ये है, वो तो अपने कारोबार की बात करेंगे। जिस तरह सेल्समैन कहते हैं कि जरा न्यू ईयर की सेल आ गई है, इस पे ये करें, तो वो भी अपना काम करते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि हैकर्स पहले सोशल इंजीनियरिंग कर लेते हैं लोगों के ऊपर ना। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, आपके बारे में मालूमात रखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, और उसके अलावा वो आपकी फेसबुक और चीज़ों को देखते रहते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर वो आप ही को मैसेज करते हैं। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि ये हैकर्स जो हैं वो आपकी चीज़ों को कैसे हैक कर सकते हैं, तो एनी क्लिक यू मेक ऑन इंटरनेट, ये ख्याल रखिएगा, दैट कैन ट्रेस यू बैक। तो ये जो क्लिक आप करते हैं ध्यान से करने चाहिए आपको। आमतौर पे हैकर्स ने अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना है तो वो सिंपल सा काम करेंगे कि वो आपको एक कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और कहेंगे जी ये चीज़ आप ज़रा दोबारा भेज दिया हमें। उसके 50 तरीके हैं। ये कुरियर सर्विस के भी कॉल आ जाती है, आपने कोई कि जी आपका पैकेट आ गया है, बस ये नंबर हमें आपको भेज रहे हैं, ज़रा हमें दोबारा भेज दें। तो इससे एहतियात करें। अच्छा, अब चूंकि नया साल है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर स्कीम्स आएंगी, प्लान्स भी आते हैं कि जी गेट वन बाय वन, बाय वन गेट वन, इस तरह की चीज़ें बेशुमार आती हैं, तो हम उसको नेचुरल लेते हैं। लेकिन इस माहौल में जबकि हैकर्स बहुत एक्टिव हुए हुए हैं, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की हुई है आपके ऊपर। आप फर्ज कर लें आपके व्हाट्सएप के 3,000 फॉलोवर्स हैं, अगर आपके 3,000 और 3,000 को मैसेज चला जाए आपके व्हाट्सएप से कि जी मैं अम्मार जाफरी बोल रहा हूँ, मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो काइंडली मेरे जायज़ अकाउंट के अंदर आप 5,000 रुपये भेज दें, मैं इंशाल्लाह आके दे दूंगा। तो शायद अगर वो 3,000 लोगों को मैसेज आए तो 100 लोग ज़रूर भेज देंगे मेरे से कंफर्म किए बगैर। ये नॉर्मल होता है ना। अच्छा, वो इसको ऑर्केस्ट्रेट ऐसे करते हैं कि उनको रिलेशनशिप पता होता है कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, ये इसका अच्छा दोस्त है, उनसे वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं उनसे ना। अच्छा, इसके ऊपर एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि गालिबन मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये एग्जीक्यूशन इसकी हो गई है या नहीं,
लेकिन इसके ऊपर हमने भी एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी। जी। मैं इस वक्त कम्युनिटी सर्ट को हेड कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, पैसा के नाम से। तो उसके अंदर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो हमने बड़ी एफर्ट की इसके ऊपर कि जब कोई पैसे ट्रांसफर करेगा तो ये जो आपके टेलीफोन के जरिए ट्रांसफर्स हैं, जो कि जैसे जायज़ है या इस तरह की चीज़ें, ये पैसा इसमें अगर ट्रांसफर होगा तो हमने ये गालबन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि इसकी मिनिस्ट्री ने ऑर्डर इशू कर दिए या नहीं, लेकिन मुझे बताया गया कि या हो जाएंगे या जल्दी हो जाएंगे या हो चुके हैं, कंफर्म नहीं है कि जब वो मनी ट्रांसफर होगी तो 3 घंटे तक वो निकाल नहीं सकता उसको। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? बात है। क्योंकि 3 घंटे में जिसने पैसे भेजे हैं वो जरूर कहेगा जी भाईजान आपने पैसे मांगे थे, मैंने पैसे भेज दिए आपको। इसका मतलब ये है, अच्छा वो जो हैकर होता है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है नेचुरली पैसे, तो वो इमीडिएट निकाल लेता है। अमर साहब, ये मैंने देखा है कि जो हम फॉरेन अकाउंट्स होते हैं यूएई वगैरह, जब आप उसमें कोई बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो वो 24 घंटे का टाइम लेते हैं उसको कंफर्म करने के लिए कि अब पैसे ट्रांसफर होंगे, और आपके पास 24 घंटे होते हैं उसको कंप्लेन या रिवर्स कराने के लिए। अच्छा, आपने शुरू में ये भी कहा, ये अच्छी, या आई थिंक हमारे सारे ट्रांजैक्शन में होना चाहिए फॉर एनी न्यू बेनिफिशियरी। अच्छा, और दूसरा ये बताएं अमर साहब, आपने शुरू में कहा कि अगर आपने क्लिक किया तो ये आपको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने से आपका क्या मतलब है कि आपको ट्रेस करना है? हाँ, ट्रेस का ऐसे होता है कि आप कोई भी जब इंटरनेट पे काम करते हो तो आपका एक आईपी एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो आपका एक न्यूमेरिक फिगर है, जैसे 202.112.0305, आपका एग्जैक्ट सा घर का एड्रेस होता है ना, आपका मकान नंबर, आपका गली नंबर, आपका शहर, आपका मुल्क, इस तरह ही आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस वो ट्रेस कर लेते हैं आपका, उससे वो आपकी फिजिकल लोकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप हुई इसके अंदर जाके वेबसाइट पे लिखे आईपी एड्रेस तो बता देते हैं कि आईपी एड्रेस कहाँ का है। ठीक है, इसे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिर्फ टेलीफोन नंबर ही आपकी पहचान नहीं है, आपकी जो क्लिक्स हैं जिसके जरिए आपका आईपी एड्रेस मालूम हो सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी वेब जो है वो 3 हिस्सों पे काम कर रही है। एक वो जिस पे आप और मैं काम कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक वो जिस पे क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, उसको डार्क वेब कहते हैं, और एक वो जिस पे बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स, टेररिस्ट काम कर रहे हैं, वो डीप वेब होती है। वो क्या और है? इस वक्त डीप डार्क में थर्ड वाला आप बता रहे थे जी? डीप डार्क वेब। जी, ये व्हाट इज डीप डार्क वेब? जी, डीप डार्क वेब, इसके अंदर बड़े किस्म के जो टेररिस्ट टाइप लोग हैं या जो लोगों के बॉडी ऑर्गन्स दुनिया में फ्लो कर रहे हैं, ये वो लोग उस पे काम करते हैं। असॉल्ट की वीडियोस, लाइव वीडियोस असॉल्ट की और ये पोर्नोग्राफिक और ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। अच्छा, इसमें ये है कि हमारा जो आम आदमी का डाटा है वो कभी कभी डार्क वेब पे पहुंच जाता है, और कुछ सूरतों में डीप डार्क वेब पे पहुंच जाता है। कैसे सर? वहां सेल होता है बाकायदा, वहाँ उसकी बोली लगती है कि अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कितने लोग हैं जिनकी उम्र 25 और 30 के दरमियान है। तो ये एक सेलेबल डाटा है, जहाँ पे पता ही आपको हमारा डाटा जो है वो कई दफ़ा कंप्रोमाइज भी हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, इदारे भी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर नेशनल सर्ट काम कर रही है, पैसा जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, हम उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ये कम्युनिटी सर्ट है, फिर 12 सर्ट्स और हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, पीटीए है, नेपरा है, ये डिफरेंट सर्ट्स काम कर रही हैं। ये एनसीसीआई का इदारा जो हमारा जो मुजरमान को पकड़ता है वो काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं अपने अपना। लेकिन इस वक्त जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज शाम को बहुत ज़्यादा अलर्ट्स आएंगे, चीज़ें आएंगी सर। उससे बचने के लिए बताएं मुझे कि बस आपने ये करना है कि क्लिक नहीं करना, कोई वीडियो भी आ रही है अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम फिर आप बच जाएंगे। एहतियात रखनी है। हाँ, आज शाम को आपने बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि नई नई प्रमोशंस आएंगी कि जी आपकी लॉटरी निकल आई है, आपका ये हो गया, नए साल के बारे में करोड़पति बन जाएंगे आज शाम। और अननोन नंबर अगर आए, कोई अननोन नंबर से कॉल आए, बिल्कुल 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 नहीं, कॉल अटेंड करना कोई इशू नहीं है, जो आपके डायरेक्ट पासवर्ड, ये कोई लिंक क्लिक करना, उससे गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज बताएं मार साहब, एक बड़ा सवाल जो हम रोज अपने आप से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है, कि क्या हमारी मोबाइल डिवाइस हमें देख रही है, हमें सुन रही है? अच्छा देखिए, गुजारिश ये है
कि मोबाइल डिवाइस में कैमरा होता है, आपको पता ही है। और माइक, मोबाइल डिवाइस के अंदर एक वो होती है जो जिससे आप बात करते हैं। जब हम अपनी सेटिंग्स करते हैं ना, सेटिंग्स करते हैं मोबाइल डिवाइस की, तो आमतौर पे हम ये काम दुकानदार पे छोड़ देते हैं। ये बड़ी केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं अच्छे फ़ोन लिया यार, इसमें फला चीज़ इंस्टॉल कर दो, विंडोज़ कर दो, या जो भी चीज़ें कर दो। उसमें जो सेटिंग्स हैं, दुकानदार अगर वो मुजरमान से मिला हुआ है फ्रेंकली स्पीकिंग, तो वो उसको कहा जाता है कि भाई जब कोई इस उम्र के लोग आपको डिवाइस खरीदें तो आपने ये सेटिंग्स कर देनी है। अब उसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं। अगर आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ये हो गया है कि कोई आपकी पिक्चर देख सकता है या कोई आपकी क्लिप को सुन सकता है, तो फिर आगे बात बिल्कुल सही है। फिर दोबारा बताएं, आपने कहा माइक और कोई सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। एग्जैक्टली डिफॉल्ट सेटिंग अगर ऐसी मैंने कहा ना कि बहुत पहले एक किताब आई थी कि समवन इज वाचिंग यू, तो ये एक्चुअली वो समवन अब इंटरनेट बन चुका है। अगर आप वाईफाई की रेंज में हैं किसी में, डिपेंड करता है कि वो वाईफाई शेयर हुआ हुआ है। मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा क्योंकि टेक्नोलॉजी एक आम आदमी के लिए नहीं होती। सिर्फ ये देखें कि बी केयरफुल जब अपने टेलीफोन की सेटिंग्स करें या अपनी लैपटॉप की सेटिंग्स करें, तो डिफॉल्ट सेटिंग मत रखें कि जी आप कोई आपकी चीज सुन सकता है। ये बात डिफॉल्ट में नहीं, और ऑप्शंस में जाके फिर चूज करें कि हमारा माइक ऑफ हो, कैमरा ऑफ हो, या परमिशन ले पहले। सर हम तो इस बारे में हम बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, वी आर कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट इट। एप्स और गेम्स को खास तौर पे जब डाउनलोड करते हैं तो परमिशन दे देते हैं कि यूज कर लो हमारा कैमरा, कम्युनिकेशन भी कर लो हमारे बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन। जी आपसे इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत शुक्रिया मार सर, रियली इम्प्रेस्ड। तो अजीब बात है। और बड़े एक्सपेरिमेंट्स में लोगों ने एआई से भी पूछा कि व्हाट एम आई ईटिंग, मैंने देखी एक वीडियो, वो कह रही यू आर ईटिंग पास्ता, हाउ है ना। तो ये कैसे एआई जो आपसे परमिशन मांगते हैं ना, ऐसे ही जेमिनी वगैरह सारे, ये आपके माइक, पिक्चर्स, आप कैमरा, सबका एक्सेस ले लेता है। बंद करें, मैं तो कह रही हूँ कपड़े पहनाएं अपने फोन को, इसका जो कैमरा है ना इसके ऊपर को डाल दीजिए कवर। चलो भाई, आई वांट टू डू दिस 2026 में। मैं अपना सामने का कैमरा जो है ना उसको, तो आधे लोग हैं वॉशरूम लेके जा रहे हैं, लोग हर जगह साथ लेके जा रहे हैं, और आपके माइक को भी ऑफ करो। बिल्कुल ऐसी। तो जरा अभी हम भी जाके सेटिंग चेक करते हैं मोबाइल की, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। देखिए हैप्पी न्यू ईयर, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। फोन को देखो ना, ये फोन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर की सेलिब्रिटीज जो हैं, आप उनकी भी इंडोर्समेंट्स देखेंगे बहुत ज़्यादा। न्यू ईयर पे क्या हो रहा है, विशेज़ आएंगी, सारा कुछ एक माहौल होता है, लेकिन साथ साथ जो सीरियस इश्यूज हैं उस पर भी बात करना, उनको भी देखने की जरूरत है। और देखिए न्यू ईयर में कहते हैं ना कि आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो वो ये एक सीरियस बात है कि आप ये सोचें कि आपने कहाँ तक आप पहुँचे और कहाँ मजीद आपको जाना है, बेहतरी की गुंजाइश कहाँ कहाँ है। तो गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, इंतजामिया की हम बात करते हैं, तो वहाँ हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और उसकी जो डेटा ये बता रहा है हमें नादिया, थोड़ा सा तशवीशनाक डेटा है कि रवां साल खुले मैनहोल और नाले में गिरकर जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई कराची में। ठीक है, और ये हम सिर्फ कराची की कराची की बात करते हैं। अब कुरंगी मेहरान टाउन में भी खुले मैनहोल में गिरने से 8 साल बच्चा दिलबर खान जाँ बहक हुआ। ये थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में ये वाक़या पेश आया और बच्चे की लाश पर जिला अस्पताल पहुंचा दी गई। बच्चे के ज़ाहिर है फैमिली, और उससे पहले आपको याद होगा अभी कुछ 1 महीना पहले इब्राहिम, हाँ बच्चे की। तो ये मामलात अब इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और ये देखिए कि खास तौर पे कराची में ही क्यों, बिल्कुल ऐसे ही, ये क्यों ऐसा होता है कि जब ढक्कन लगाए भी जाते हैं इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं। अगर आप बात करें कि ये जी नशई लोग होते हैं, ये वो तो पूरे मुल्क में है, तो व्हाई कराची के, या क्वालिटी ऑफ द कवर्स आर इज सच के जी आराम से वो गायब हो जाते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी कहना का अजीब बात कि यहाँ क्यों। अच्छा, और यहाँ देखें जहाँ रखे भी होते हैं तो वहाँ लोग मतलब क्या कहते हैं ना कि मॉनिटरिंग वॉच नहीं होता प्रॉपर, कि भाई देखें उसको, बाकायदा सर्वेलेंस हो कि कोई हटाए ना। तो मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ये कह रहे हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि भाई ढक्कन हटाकर साइड पर रख दिया गया था, यानी था ढक्कन लेकिन वो हटाकर साइड पर रख दिया गया था। और उन्होंने कहा कि यानी ये जो मामला हुआ है उस यूसी में पेश आया है और उसे 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपए दिए गए थे गटर के ढक्कन लगाने के लिए। ये जो यूनियन काउंसिल थी जिस हदूद में ये वाक़या हुआ है
वहां उनको बजट दिया गया था कि आप गटर के ढक्कन, तो क्यों नहीं लगाए गटर के ढक्कन? ये एक बड़ा सवाल है। हमें जॉइन किया सादिया जावेद साहिबा ने, जो कि सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान है। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए एक और अफसोसनाक वाकया हो गया, और इससे पहले जब इब्राहिम का वाकया हुआ था, ये कहा जा रहा था कि भाई खुदा के वास्ते ये वाकयात ना हो, और उनके वालिद भी इब्राहिम के कहने लगे थे कि मैं इस कैंपेन का हिस्सा बन जाऊंगा, बिल्कुल ताकि बच्चों की जान बचे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। फिर भी कुछ हफ्तों में एक बार फिर वही चीज रिपीट होती है। जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ये मामला हुआ कोरंगी में। देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। जैसे मेयर कराची ने भी कल कहा, आपने खुद अभी रिपोर्ट किया कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि उन्होंने सारी यूसी को, सिर्फ इस यूसी को नहीं, पूरे कराची की यूसी को, वैसे 12 लाख रुपए महीना हर यूसी के अकाउंट में पहली तारीख को ट्रांसफर होता है, लेकिन उसके बाद एडिशनल 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया इब्राहिम के वाक़ये के बाद कि चलें जी, अगर वाटर बोर्ड आप लोग शिकायत करते हैं और वो ढक्कन की सप्लाई नहीं दे रहा, तो ये मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर द मेन होल ढक्कन। अगर उसके बावजूद देखे ना, ये पहले तो ये जब इब्राहिम का हुआ था कि जी फंड नहीं है, पैसे नहीं है, हम कहाँ से करें, 1000 का ढक्कन, मिसाल के तौर पे 1000 का ढक्कन है, तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। तो बिल्कुल जो देखे ना, जो कहते हैं कि जी निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली का फायदा ये होता है कि ऑन ग्राउंड गली मोहल्लों का जो प्रॉब्लम है वो यूसी चेयरमैन और काउंसलर्स डिसाइड करें, हल करें लोगों का। अब वो कहते हैं, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी गटर का ढक्कन हटाया गया था गटर की सफाई के लिए, और फिर वो साइड में रखा हुआ था, मतलब किसी ने तौफीक ही नहीं की कि उसको बंद कर दे। तो इस पे इसीलिए इंक्वायरी होगी। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों ने सफाई के लिए ढक्कन हटाया था और उन्होंने नहीं लगाया, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सादी जी, इस दफा हो ही जाए कार्रवाई, और ऐसी हो कि ये सस्पेंशन इज नॉट इनफ, इनको मतलब ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए और नजर आना चाहिए कि सजा किसको हुई, कितनी हुई, ताकि एक खौफ पैदा हो। दूसरी बात ये कि ये तो फेल हो रहा है मामला, ये जो ढक्कन वाला मामला है ना, ये फेल है। तो क्यों नहीं हम ऐसे ढक्कन लगा सकते जिसमें डबल लॉक हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो इतना हैवी हो कि उठा ना सके। और तीसरा जो जरूरी है, जो मैं कितने दफा मैं कह चुकी हूँ कि जी हम एक सस्ता सा फिश नेट नहीं लगा सकते, उससे बड़ा कचरा भी नहीं जाएगा गटर में, ठीक है ना, थैलियां नहीं जाएंगी, सफाई की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बड़ा कुछ उसमें गार्बेज कचरा जाएगा नहीं, और बच्चों की जान बच जाएगी। खुदा के वास्ते या फिश नेट नहीं हम लगा सकते? सस्ता और फुल प्रूफ ये मेथड है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद भी पिछली बार जब इब्राहिम वाला वाकया हुआ था जी, और मेयर साहब से मैंने बात की थी, तो मैंने उनको कहा था कि जो शहर में अगर हम सीवरेज के निज़ाम में नेटिंग इंट्रोड्यूस कर दें कि अगर खुदा ना खास्ता ढक्कन ऊपर से उठ भी जाए तो कोई अंदर तो नहीं जाएगा ना, कोई गिरेगा तो नहीं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा था कि जी आउट ऑफ द बॉक्स ये सॉल्यूशंस इसके लिए हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि ढक्कन जिस मियार के हम बनाते हैं वो उठाए जाते हैं, चोरी होते हैं, और उसकी भी सर्विलेंस होनी चाहिए, उनकी भी जियो फेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। लेकिन इस पे पड़ेगा, होगा, करेंगे, ये आउट ऑफ बॉक्स है, हम कैसे करें, और मतलब इंसानी जान जा रही है। अच्छा, और पॉलिटिक्स दिन में 2 दिन में ये चीजें होनी चाहिए ताकि लोग लगें कि उनको लगे कि हुकूमत सीरियस है और हमारे लिए कुछ कर रही है। प्लीज ये फिश नेट वाला तो सादिया जी, ये तो दिनों की, घंटों की बात। हाँ, ये इसमें कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है ना, इसमें कौन सी रेजोल्यूशन पास हो। तो नहीं जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस पे काम हो रहा है। मैं तवक्को करती हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल जो कल सुबह सूरज तुलू होगा उसमें कराची में ये जो सीवरेज और मेन होल में लोग गिरते हैं और लोग किसी के प्यारे चले जाते हैं, वो हादसात ना हो और फौरी तौर पर केएमसी और वाटर सीवरेज बोर्ड को जो है इस पे इक़दामात
तो उठाने सादिया जी पड़ेंगे। होगा क्या, मतलब बात ये कि आप कह रही हैं कि आप करेंगे, तो क्या करेंगे? गटर के ढक्कन चेंज करना इज नॉट ए सोल्यूशन, ये हमें समझ ये आ तो रही होते है। रहते हैं। अब आपके पास बताएं कि क्या प्लान है, क्या होने जा रहा है, कि हमें तसल्ली हो। देखिए नेटिंग का प्रपोजल जो है वो फॉरवर्ड हो गया है, एंड आई थिंक कि उससे ज्यादा फीजिबल प्रपोजल और कोई हो नहीं सकता जिसमें खर्चा भी कम होगा, बिल्कुल, और इंसानी जानों को भी बचाया जा सकेगा। कमिश्नर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी और मेयर साहब जो हैं वो अनवेल करेंगे। ये ही काम एक है जिससे क्योंकि कराची में छोटे बड़े कोई लाखों की तादाद में गटर हैं, और उनको कवर करना हुकूमत की जी कुल जिम्मेदारी। इंटरेस्ट है। सादिया मुझे बताएं कि कोई कॉम्पनसेशन, कोई कुछ ऐलान हुआ है ये दिलबर खान के वालिदैन के लिए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। सीएम साहब जो थे वो कल कैबिनेट मीटिंग में थे, उन्होंने इस बारे में नहीं किया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस पे वो इनिशिएटिव लें। और कार्रवाई शुरू हो गई है उस जी, यूसी जी, में हमें तो जिम्मेदारों के बिल्कुल। खिलाफ? ये तो सजाएं चाहिए जी, somebody has to ने be उनके held खिलाफ- responsible जी, and मेयर punished. साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर किया है। इंक्वायरी, इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। यूसी और टाउन के भी जो चेयरमैन है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उनके खिलाफ भी लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया है कि इनके खिलाफ और ये action सैनिटरी वर्कर्स इसमें लग रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि गटर का ढक्कन साइड पर रखा हुआ था। जी बिल्कुल, सैनिटरी वर्कर्स, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं अगर, तो उनके खिलाफ तो सबसे पहले कार्रवाई होगी। मैंने तो आपसे खुद कहा है कि सबसे पहले कार्रवाई ही उनके खिलाफ होगी। जी बिल्कुल, सही। क्योंकि अच्छा हमें भी नहीं लगता कि हमारे मेयर साहब जो हैं वो बार बार जो हैं जवाब दे रहे हैं। ये गटर के ढक्कनों पे बात हो रही बिल्कुल। है, चांद पे चले हमने जाना है, 2026 में हम एंटर हो रहे हैं। अब हम क्या पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम की हम बात करते हैं, इतनी ज्यादा माशाल्लाह हमारी अचीवमेंट्स हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, और जब कराची की बात आती है तो हमारे मेयर साहब बेचारे वो ये गटर खबरें के बिल्कुल ढक्कन की नजर बात आती कर रहे हैं, होते हैं। बिल्कुल क्यों ये जो भी इदारा है और जहां ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना जी, इनको बस अब पकड़ें, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अब हम वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। कराची ने तरक्की करनी है, कैसे होगी जब तक ये हमारा बेसिक मसला जो है ना हल ये नहीं हल होगा। होगा। अच्छा सादिया जी मुझे बताएं, डबल डेकर बसेस intentional की है। बात कर लेते हैं ना, वो तो अब आ गई हाँ। है तो जरा क्यों ना बात की जाए। हाँ, ये भी। आज से इसका आगाज हो रहा है, कितनी तादाद है इन बसेस की, इनका रूट क्या है, कहां से कहां तक चलेंगी? आज से जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी सुबह 10 बजे इनका लॉन्च होगा, और ये शाराय फैसल पे पहला जो इनका रूट है वो शाराय फैसल पे पहले ये चलेंगी, और डिगरोड के पास से मेट्रोपोल तक जो इनकी पहली वो है, मैं कहूँ कि टेस्ट ड्राइव वो ये है। उसके बाद इसका रूट बढ़ाया जाएगा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसको फैलाया जाएगा। और दूसरी बात कि इनका किराया उतना ही होगा जितना रेड पीपल बस सर्विस का किराया है, ठीक है। उतने ही किराए पर लोग इनको लोगों के लिए ये अवेलेबल होगी कराची के लिए। कराची के अवाम के लिए ये एक बेहतरीन तोहफा है जो बेशक। न्यू ईयर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची के अवाम को दे रही है, और मेरा शहर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप सब लंदन जाते थे रेड बस, जी, exactly. डबल टेकर, मैं वही हमें तो रेफरेंस दे बचपन रही वो थी। हाँ, पुरानी जी, हमें यादें वही ताजा याद- हो गई। सबसे हाँ, पहले जी, जाऊंगी पहले स्टॉप पे सादिया जी, और मैंने सही बात ऊपर है। ना आगे वाली ऊपर ही सीट ले ली। बैठना। हाँ सही है। हाँ अच्छा जी, सादिया जी, ऊपर इसका आगे किराया जा- क्या होगा इसका, ये जी जो जी ये वही जो लोग जानना पीपल चाह रहे बस सर्विस का किराया है सही। वही किराया इसका होगा, क्योंकि कि जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो वही किराया इसका है। और ये अभी एक तरह से सॉफ्ट लॉन्च आज इसका किया जा रहा ये है, EV बसेस जो कि हैं, इलेक्ट्रिक हैं। शराय ये फैसल सादिया जी इलेक्ट्रिक बस है, ईवी है? नहीं जी, नहीं। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ईवी बस नहीं है। दिस इज नॉट ईवी हाँ, बस। वैसे डबल डेकर ईवी में आई भी नहीं, होती भी नहीं हाँ है, जी, अभी इसीलिए। तक आई भी नहीं जी, है, बिल्कुल। बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी डबल टेकर में आई नहीं नहीं आई, है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कराची का दूसरा ईवी का जो फ्लीट है वो भी पोर्ट पे आ गया है, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बिल्कुल सही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में
नजर आएगा। देखिए और बहुत अच्छी बात है क्योंकि एंटरटेनमेंट तो है, इससे हटके है, जाहिर है कि आप ऊपर से व्यू लेंगे कराची का, लेकिन ये कि सफरी सहूलत है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत लोगों को मैसर आएगी, ये बड़ा एक लेकिन कितने जरूरी लोग बच्चों के लिए, सबके लिए कितने मजे का ये एक्सपीरियंस होगा ना। आप जी, बच्चे और अब बच्चे जगह मिले तो। और मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी सही है, सादिया जी, ये जो हमारा ये जो बाइक कल्चर है ना कि एक बाइक पे 6 लोग, अब वो बच्चे कहेंगे कि जी हमें बस में जाना है, पापा साथ लेके पापा जाएं। कहेंगे बेटे देखो तो सही क्या हालत है बस की। नहीं तो कोई फिर- सीट ही नहीं। लेकिन देखिए ये अगर आपके शहर में, मुल्क में अच्छा ट्रांसपोर्ट का निजाम तो क्यों जो जाए? सही बात है। गवर्नमेंट बाइक की पे क्यों कोशिश है, अगर हो तो ये जो लोग मोटर बाइक्स में जो कि हादसात की भी वजह बनती है, वो अपनी जानों से जाते हैं, वो भी मुझे लगता है कि कम बिल्कुल हो ऐसे जाएगा। मोटरसाइकिल्स पे लोग कम निकले हैं, अपनी गाड़ियां जो एक एक बंदा गाड़ी पे अकेला बैठा होता है नहीं निकलेगा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, और स्लोली और ग्रेजुअली ये ज़ाहिर है मामला हल होगा ट्रांसपोर्ट का। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत शुक्रिया। क्या बात सादिया है। साहब, लेकिन मैं आपने पता क्या कहती हूँ कि सैर सपाटा हैं? पापा मुझे भी जाना है। हाँ, बच्चे कहेंगे पापा हमने नहीं जाना, हमने इसमें अच्छा, बाइक पे, हाँ। क्योंकि मुझे खुद डर लगता है। आज मैंने देखा कुछ 6 लोग बैठे हुए, पीछे वाला जो बच्चा था उसकी टांगे ऐसे हवा में थी। बाइक पता बनाने नहीं वाले वो जो है ना परेशान है कि क्या चल रहा है, मतलब हमने इसलिए तो बनाई नहीं थी। बच्चे सो जाते हैं, बैलेंस अगर आउट हो जाए तो कितने जो है ना बुरा कोई हादसा हो सकता है कि ये प्लीज अपनी ना बाइक्स पे इतने सारे जो है ना फैमिली को ना बिठाएं, कोशिश करें वाकई ये हमारा सिस्टम अच्छा हो जाए अगर, जो कि हो भी रहा है जी। माशाल्लाह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो फैमिली को लेके बस में जाएं। हाँ, अब कोशिश क्या करें, कोशिश ये वो नहीं कर सकते, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी तो फिर लोग ज़ाहिर है ये करेंगे, क्यों किसी को जरूरत नहीं है कि वो इतना रिस्क लेके। सही बात है। तो अच्छा जी, जैसे तो आपको पता है कि बॉलीवुड तो मर रहा था और मर ही गया है तकरीबन, इतनी बुरी फिल्में जो कि अब लोग जाके सिनेमा में देखना ही नहीं चाहते, नेटफ्लिक्स को मैला कर दिया है साउथ इंडियन फिल्मों ने। लेकिन तो फिर सिनेमाज में अच्छी फिल्में लोग इंतजार में रहते हैं दुनिया भर में। मैंने वहाँ का रेफरेंस इसलिए दिया कि वो तो इंडस्ट्री गई, लेकिन हॉलीवुड अभी स्ट्रगल कर रहा है और कभी कभी अच्छी फिल्में आ जाती हैं। तो न्यू ईयर के टाइम पे वैसे कौन भी सी आई है तो मूवी? आपकी बिग बजट फिल्म से रिलीज होती हैं, बिकॉज ये मनी मेकिंग टाइम होता है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। एवटार रिलीज रिलीज हुई, हो ओहो, तो इसलिए ग्रैंड फिल्म, जेम्स कैमरॉन तो सब जानते ही हैं क्या कितनी जानते हैं? कमाल, हाँ, कितनी जानते हैं। कमाल हाँ, फिल्में जेम्स होती हैं। कैमरॉन का नाम ही ज़ाहिर है वो जमानत है उसकी। तो कौन सा आया जी? ये फ्रेंचाइज जो है एवटार, उसकी ये थर्ड जो है उसका ये पार्ट है, Fire and Ash। फायर एंड ऐश। अब आपने देखा नहीं, मैंने एवाटार नहीं देखी क्योंकि मुझे मूवी समझ नहीं आई, साइंस फिक्शन इतनी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन बहुत हिट हो रही है ये बात। फैंटेसी फिल्म्स, और मैंने तो आप ये मतलब पूछे कितनी 100 बार ये मैंने फिल्म देखी, अच्छा जी। स्पेशली द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद फर्स्ट पार्ट इतना जबरदस्त था, सेकंड जो था वाज इफ यू रिमेंबर कि जी पानी के ऊपर था, वाटर, और अब आ गए हैं फायर के ऊपर। तो अर्थ तो फर्स्ट टाइम था, तो फायर वाटर अर्थ, आई थिंक इस तरह से जेम्स कैमरॉन लेके अब चल विंड रहे हैं। होगा, मुझे लग रहा है अगला होगा विंड। 10 रोज में my God। 213 अरब रुपए का बिजनेस कर लिया। चार ने तो अब देखिए, मैं भी देखूंगा, वैसे कोशिश करता हूँ मैं कि इस फायर एंड ऐश को देखता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने की। कमाल फिल्म है। और ये जब फर्स्ट टाइम मूवी आई थी तो तब ये एवटार का जो लव्स तो जो था वो लोगों पे इंट्रोड्यूस हुआ, और हमने वो ग्राफिक्स, वो कैरेक्टर्स, वो चीज़ देखी कि बस हम हैरान ही हो गए, इतनी एंटरटेनिंग एंड विद फीलिंग्स कि भी उसमें देखूंगा आपके कभी। इमोशंस हैं, और ये बस ये तो बहुत ही कमाल लगा। अच्छा, मैंने देखने की कोशिश की लेकिन इंटरेस्ट जो होता है ना आपको, वो इंटेक्ट नहीं रहा, वो डेवलप नहीं हो सका। पता नहीं किस किस्म के लोग होते हैं जिनको ये फिल्में समझ नहीं आती, चाहे फैसल हो गए या ज़ुहैब हो गए, मुझे इनकी समझ नहीं आती कि इनको फिल्म क्यों नहीं समझ आती ऐसी फिल्में। आई लव इट, और ये सिनेमा एक्सपीरियंस है। हाँ। यू हाँ, मस्ट ये सही कहा आपने। वॉच दिस। हाँ, सिनेमा जाके देखने की फोन पे तो देखने की कोशिश ही ना करना, पायरेटेड प्रिंट। पाकिस्तान में इतने प्यारे आपके सिनेमाज हैं, न्यू ईयर का टाइम है, प्लीज जाएं। देखिए जी, सिनेमा जाएं और देखें जाइए, अवतार। फिल्म देखें। अच्छी मूवी है, और उसका सीक्वल उन्होंने उसके बारे में बताया भी है कि अब 4th और 5th अगर आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं भी आया तो बताएंगे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे लोगों को बताऊंगा कि 4th में क्या मैं लिखने जा रहा था और क्या होने जा रहा था इसमें। तो ये बड़ी मजे की मूवी है, इनक्रेडिबल, और बहुत अच्छी बात है। मैं वही सोची थी न्यू ईयर पे करना क्या है, लेकिन बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हो मूवीज रही जो हैं, है मैं मूवी ना, देखूंगी। इस तरह की मूवीज आप देखें कि आज से 30 साल पहले जो मूवी हम कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये इट इज नॉट पॉसिबल कि ये इस तरह करके गोलियां लग रही हैं और ये हो रहा है, लेकिन अब वो चीजें रियलिटी बनती जा रही है। टर्मिनेटर याद है? टर्मिनेटर याद है आपको? जब देखी थी हाँ, ऐसे हम कहते ऐसे क्या हो करके रहा जो है? टर्मिनेटर बाहर आ गया, हमने कहा ये कैसे हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी अब देखिए रोबोट्स जो हैं तो ये वो नजर आ रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक मूवी है भाई। तो ये फोर्सी कर लेते हैं, वो भी मैं कहा हम जरा कुछ पुराने लोग हैं, नादिया जरा नई सोच भी है उनकी, तो फ्यूचरिस्टिक मूवी जरा पसंद है। पता नहीं, मुझे तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि रियल फिल्म से ज्यादा ना रियल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो ये ज्यादा फैंटेसी और साइंस फिक्शन रियल लगती है। क्या बात है कि
आप जब सिनेमा जाते हो, आप रियलिटी देखने जाते हो, मुझे लगता है कि आप तो फैंटेसी, एंटरटेन होने जाते हैं। लार्जर देन लाइफ चीज देखें, चलिए या तो कॉमेडी हो या फिर ऐसी फिल्मों के आपके वाओ, ये जो शूटिंग की फिल्में होती हैं, काटा पीटी जो होती है ना, मुझे वो जहर लगती है। मुझे एडवेंचर मूवीज हाँ बहुत अच्छी लगती है। वो कौन सी कियानो रीव्स की आती है, बहुत ही फजूल फिल्म है, जॉन विक। हाँ, मैं कहती हूँ कौन लोग हैं पैसे देके सिनेमा जाते हैं, ये देखने जाते हैं, क्यों इतना वायलेंस देके आते हैं और कहते हैं यार क्या मूवी थी, पैथेटिक। आपने एंजॉय करना है, एंटरटेन होना है, गो एंड वॉच एवाटार। हैप्पी न्यू ईयर। आप और वर्चुअल वर्ल्ड में रहिए, रियल वर्ल्ड में नहीं आ जाएंगे। जी वेलकम बैक। शादी का म्यूजिक। जी हाँ, ऐसा ही होता है, नवंबर आने की देर है और इनविटेशंस। ये बीट तो जरा फॉलो करें। जी हाँ, शादियां, मेहंदियां, शेंदियां, वलीमे, क्या बात है, क्या बात खाने, हाँ। मजे मजे के कपड़े, ज्वेलरी, क्या मेकअप बात और है, खर्चे। मेरे कपड़े नहीं आए हैं, खाने में क्या रखना है? वो कह रहे कि नहीं मटन भी होना चाहिए, वो कह रहे नहीं होना चाहिए, चाचा मान नहीं रहे हैं, चाचा को मनाने जाओ, कोई कार्ड मिला, चाचा को नहीं मिला। बड़ी चीजें हैं भाई, लेन देन, ये वो खैर मैं कहती हूँ फैमिलीज के लिए तो खर्चा बहुत है। हाँ। और आजकल की शादियां, लेकिन फिर भी क्या रेट्स चल रहे हैं, हाँ। क्या मतलब इंतजामात हो रहे हैं, हर साल रेट्स डिफरेंट भाई देखिए, हॉल की बुकिंग अलग है, हाँ। खाने का अलग है, फिर उसके बाद और चीजें अलग है, डेकोरेशन मार रहा है। है। इस वक्त सबसे महंगा है जी, आप छोड़ दें खाने पीने के इंतजाम, हॉल को, वो कम है, डेकोरेशन मार रहा है। फ्लोर हमें चाहिए, ठीक है ना, फूल हमें कितने चाहिए, 10,000 करोड़। अच्छा देखिए, मसला ये है कि काउंटलेस इसलिए है कि ये जो महीने होते हैं ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सभी चाहते हैं कि वो शादियां इन्हीं महीनों में हो। क्यों होता ये है कि आपको एक तो वैसे गर्मी नहीं लग रही होती, ठीक है, मौसम खाने पीने का है, फिर जरा शक्लें भी थोड़ी सी फ्रेश सी हो रही होती हैं सबकी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको अच्छा, बड़ी वजह दिसंबर में हाँ। और लास्ट में बिल्कुल एंड के 2 वीक्स में शादियां क्यों होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में छुट्टियां होती हैं, विंटर वेकेशन होती है। हाँ। तो आपके जो बाहर के रिश्तेदार हैं ना, अच्छा। वो कहते हैं शादी रखना ना फुप्पो, वो रखनी आपने एंड में, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, और यहाँ भी बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो इसलिए आई थिंक एक ये बहुत बड़ा। अच्छा, मामू वगैरह तो नाराज हो जाते हैं कि भाई आपने शादी रखनी देखे दिसंबर में ही हम आएंगे, पीछे आगे पीछे नहीं करना कुछ भी। और ये वो डेट्स है जिसमें हॉल्स आपको नहीं मिलते, जैम पैक्ड होते हैं, खर्चे जो हैं, रेट्स जो हैं बढ़ जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। आपको मेहमानों को ठहराने के लिए होटल्स और ये मोटल्स वगैरह, गेस्ट हाउस नहीं मिलते, सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एवरीबडी वांट्स कि उनकी जो शादी की डेट्स हों वो यही 20 से लेके 30 तक। और अब तो मतलब मैं ये देखता हूँ दूल्हा दुल्हन की एंट्री अजीब है भाई, क्या मतलब वो ऐसा लगता है किसी मूवी, कोई मूवी शूट हो रही है, स्मोक भी आ रही है, यहाँ से कॉप्टर कैम्प शुरू हो गया और अजीब सा माहौल। दोबारा जब हम गेस्ट की तरफ आते हैं, जी 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 ज़ुरैत बताएं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? ज़ुरैत जो है वेडिंग प्लानर हैं, बड़ी मशहूर पायनियर कह सकते हैं इंडस्ट्री में, और शादी ये प्रॉपर शादियां इवेंट मैनेजर के थ्रू कराना, उसका जो है इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया। तो जी बताएं इस साल कितनी शादी और कितने से कितने तक की शादियां की आपने 2025 में? अभी देखिए, कितने से कितने तक की शादियां जो है वो बड़ा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, हाँ फिर भी मैं बता देती हूँ कि 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ से ऊपर। कितनी? 25 लाख से लेके 1 करोड़ से ऊपर, यानी बेस 25 है। ऊपर तो बहुत हल्का नंबर बता दिया आपने, 1 करोड़ में तो डेकोरेशन हो रही है। हाँ नहीं, कभी होता है, ऐसे भी होता है। तो वही मैं कहा, वो बड़ा नंबर क्या है कि जो सबसे महंगी शादी आपने कराई? आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर की शादी है जो कि महंगा नंबर मैं कहूंगी। नहीं, हाँ ये सही कह रही है भाई, हमारी 90-80% आबादी 1 करोड़ सोचती भी नहीं है। हाँ। वो तो 20-25 के अंदर अंदर रहता है ज्यादातर ज्यादा 25। देखिए, एक चीज तो पहली चीज ये होती है कि अगर आपने हॉल लिया है तो हॉल में तो वैसी चीजें इंस्टॉल होती हैं, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन और वो जो सारी जो उसकी कॉस्ट होती है वो सब बच जाती है। उसमें स्टेज भी लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर आपको हार्डली कोई चीज़ पे करनी पड़ती है, बिकॉज इस वक्त दौर है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, तो सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स में जा रहे हैं, तो कॉस्ट नीचे चली गई है फ्लावर्स की। आपकी मुझे बताएं फ्रॉम द वेरी बिग, यानी वेडिंग प्लानिंग कैसे होती है, कहाँ से आगाज है और कहाँ तक पूरी आप कहते हैं मैं मैनेज करूंगी, वो क्या क्या चीज़ है? तो शुरू से लेकर के और आखिर तक होती है वो यही होती है कि भाई पहले डेकोर, वेन्यू, सबसे पहले तो वेन्यू होता है कि वेन्यू कौन सा है। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पर बेसिक चीज़ें मिलती हैं
कुर्सी है, मेज है, सारा सामान है, तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो हमें पूरा ऊपर से लाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मैं बता रही हूँ कि इस वक्त हॉल्स जो हैं उनके पास सब कुछ है, वॉल पैनलिंग से लेके और स्टेज जो 4-5 स्टेजेस हैं उनसे लेके सब कुछ मौजूद है। अब आप मुझे ये कहें कि मेरा ये काम कर दें बिकॉज आपको बिल्कुल कस्टमाइज वेडिंग चाहिए और आपने कहा मेरा प्लॉट है, या मैं आपको बोलूँगी बीजी खाली गार्डन या खाली प्लॉट में करें, तो वहाँ बेसिक इसी से शुरू होती है कि लाइटिंग है, डेकोरेशन है, स्टेज है, और फ्लावर्स में जितने ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं सब आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। और जो टेबल अरेंजमेंट्स होती है, अगर कॉस्ट कम करनी है तो कैंडल पे काम कर लेते हैं। कॉस्ट अगर वो है जो कि अब कोई नहीं चाहता, वो फ्रेश एंड आर्टिफिशियल मिक्स होते हैं। स्टेज के पीछे का हिस्सा जहाँ फोटोग्राफी ज़्यादा होती है वहाँ फ्रेश फ्लावर्स होते हैं। बस ये बहुत, यानी कि इस वक्त ये ट्रेंड और पहले क्या होता था कि प्लॉट वाली शादी से सब कहते थे आय हाय वो ना वो रंग बिरंगे से वो लगा देते थे, क्या कहते हैं टेंट लगा के होती थी पहले शादी, सीधी बात कर रहा हूं। टेंट लगता था और वो बिजलियों की जो और वो इतनी बुरी होती थी शादियां, प्लॉट वाली गिरती थी और शोर की आवाजें आ रही हैं, बैठने का इंतजाम नहीं, ग्राउंड अनइवन होता था। और अब मैं जो शादियां को अटेंड करके आई हूँ, प्लॉट वाली शादियां, उफ इतनी लैविश, आपको पता भी कैसे कर लेते हैं? क्योंकि आप फ्लोर बनाते हैं, आप वुडन फ्लोर बनाते हैं जो स्टेज तक जाता है, और फिर आप उसको डिवाइड करते हैं और उसमें फ्लोरिंग होती है, उसके अंदर चीजें आपको कहीं पता भी नहीं चलेगा कि वो अनइवन है, क्योंकि पहले आप उसको इवन कराते हैं, इवन करा के फिर उसके नीचे जो है वो पूरी एक दरी से बिछती है, फिर उसके ऊपर कारपेट आता है, फिर फ्लोर्स आते हैं, और अब तो लाउंजेस में भी फ्लोर जो है वो रखे जाते हैं। कल्चर ही है ना, यही होता है ज्यादा। देखिए मैंने अपने सामने पूरा जो मेरा जो 25-26 साल गुजरे, मैंने एवोल्यूशन आते देखा। मैं मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था ये वेडिंग इंडस्ट्री, उस वक्त लोहे के सोफे हुआ करते थे, रॉड्स होते थे और लोहे के सोफे होते थे। तो मैंने फर्स्ट अपनी वेडिंग में केन के सोफा सेट्स खरीद के, बिकॉज एट दैट टाइम मैं यही अफोर्ड कर सकती थी, तो मैंने केन के सोफा सेट्स रखे थे। हमने देखा था जो नए ट्रेंड्स ना, इनका आगाज कराची से बहुत हुआ था। जी, बहुत जल्दी इसका शुरू हुआ है। और वॉल पैनलिंग भी मैं बता दूं, मैंने एंट्रेंस पे सबसे पहले इस्तेमाल की थी, उसके बाद देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द एम्बियंस। और वो जो एंट्री की मैंने बात की, देखिए एंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने क्लाइंट को कभी मशवरा नहीं देती कि इतनी चीप और इस तरह की एंट्री रखें, नहीं, बहुत 15 मिनट लोगों को गेस्ट्स को बर्दाश्त अभी मैं अभी बताने पर आऊँ तो मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसने लगेंगे। बैलून्स की एंट्रियां होती हैं जिसमें बैलून के अंदर एक ऐसा बैलून आता है, ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, उसके अंदर एंट्री हो रही होती है। अब और कुछ एंट्री जो नथिंग टू डू विद मी, बिकॉज कुछ एंट्री तो क्रेन से हुई हैं, कुछ एंट्री जो है वो पूरा उनके लिए कस्टम मेड एक बग्गी या गाड़ी, वो एग्जिट जल्दी तो नहीं हो गया, मतलब इट्स बियॉन्ड द लिमिट एंड आई रियली डोंट अप्रिशिएट सच। देखिए गेस्ट भी इससे वो होते हैं इरिटेट। 15 मिनट गेस्ट बैठे हैं, अंधेरा चल रहा है जी, क्या हो रहा है जी, दुल्हन आ रही है, दूल्हा आ रहा है, अब कोई बात करेंगे जब म्यूजिक बंद होगा, जब वो लाइट बंद होगी फिर वो होगा। मतलब सिंपल एंट्री यही है कि आपने अंधेरा का सा स्पॉटलाइट पे एंट्री की और बस दैट्स इट, म्यूजिक बजी, आईज ऑन द ब्राइड, और वैसे सब देखना उसको चाहते हैं कि अच्छा खाने का क्या होता है, मतलब यहाँ पर यानी कैसे, क्योंकि बड़े बड़े पैसे केटरिंग पे भी खर्च होते हैं, तो केटरिंग जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट रेट्स, एरिया वाइज भी डिफरेंट है, जिस तरह डेकोरेशन और हॉल्स डिफरेंट है, एरिया वाइज डिफरेंट है, इसी तरह केटरिंग के रेट्स भी मैं सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि ये समझ लें बेसिक जो इस वक्त हो गया है वो 1200-1300 रुपए पर पर्सन है बेसिक। और क्या है उसके अंदर? जिसमें पुलाव है, कोरमा है, रोटी और एक मीठा है, ये बेसिक कहलाती है। अगर इससे कम कोई दे तो आप समझ जाएं डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। लेकिन 1200-1100 में आपका बेसिक हो जाता है और फिर इट गोज फर्दर अप। अब 2000-1800 स्टिल ओके, अच्छी इसमें केटरिंग हो जाती है। स्टॉल्स वगैरह भी लगे होते हैं कि जी उसमें बन कबाब और ये हाईटी टाइप चीजें लगी होती हैं, उसी तरफ आ रही है। फिर अगर आप उसमें ज्यादा मीठा और गुड़ डालेंगे तो वो 3000, 3500, 4000 तक भी जाती है। अब जिनकी और उसके बाद फिर गेस्ट जब वापस आते हैं, खाना मजे का नहीं था,
खाना यार कुछ कम पड़ गया अगर ऐसा। हाँ, अच्छा ये ऐसा भी ख्याल अब करना नहीं पड़ता है होता ना, मेरे ख्याल में तो अक्सर ये होता है कि ये आइडिया लगाना जरा मुश्किल हो जाता है कि कितने गेस्ट आएंगे, कभी कभार खाना कम पड़ जाता है, कभी कोई चीज सही नहीं 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 होती, ऐसा अब नहीं होता। हाँ, अब पहले एक होता था इस तरह, लेकिन ऑनेस्टली अब कभी ऐसा नहीं होता है। 20% तो आप रखें कि नहीं आते हैं। आप जितनी हमारी कैलकुलेशन होती है 20% कम से हम कुर्सियां लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये लोग नहीं आएंगे, खाली कुर्सियां बुरी लगती है, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो सही कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कुछ इंतजाम उल्टे पड़ गए हों? और मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग, इवन अगर अच्छी प्लानिंग भी हो so तो many things ये could बताएं, wrong क्या? so many things could wrong if you are not cautious, if you're not taking care। जैसे? सबसे पहले तो ये कि आपको ये देखना पड़ता है बिजली की सारी तारें जो हैं वो 3 अच्छी से कनेक्टेड, उन पे टेप लगे हुए हैं, उनकी कनेक्शन, फिर आपका फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए आपके। मैं Standby generators। इलेक्ट्रिक उस पर बहुत जोर देती हूँ, मेरा सबसे बड़ा फियर ही वही है, तो मैं उस पर सबसे ज्यादा जोर देती हूँ, लाइट ना बंद हो जाए, ये ना हो जाए। सेकंड फियर है मेरा वो कि मैं जनरेटर 1 नहीं 2 मंगा के रखती हूँ, 3 मंगा के रखती हूँ। स्टैंड बाय जनरेटर हमेशा रखना चाहिए, सबसे बड़ा फियर होता है, क्योंकि बिजली की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि बिजली का मेरा मतलब है कि मैकेनिकल चीज़ें खराब हो सकती कभी है। जनरेटर काम ना करे अच्छा, तो और पता नहीं। मुझे फियर होता है कि भाई स्टेज ना टूट जाए, डांस फ्लोर नहीं वो नहीं होता, क्योंकि वो फ्लोर्स जो हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ बने बनाए वैसे फ्लोर्स हैं, जिसके अंदर वो पहले जमाने में होता ना तख्त लगा के कर वही लेते करते थे, थे, तो बड़े टूटे हैं वो तो। नहीं दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 25 इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक फिर भी था, नॉट एनीमोर। कभी ऐसा हुआ कि वो शादी हो रही है और बड़े अच्छे इंतजाम चल रहे हैं, बस मेरे पहली बीवी आ गई? यार ये तो मैंने एक दफा सुना इवेंट है। ऑर्गेनाइजर उसका नहीं जिम्मेदारी ले देखिए अब वो ऑर्गेनाइजर पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो फिर ये दूसरी बात है। ऐसा कभी हुआ? पहली बीवी आ गई? नहीं, नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं अच्छा हुआ। ठीक है। लेकिन कभी वैसे भी शादी पे अक्सर हो जाता है कि झगड़े भी हो जाते झगड़े हैं, हो जाते प्रॉब्लम्स हैं, भी हो जाती हैं, विद इन द फैमिली कोई प्रॉब्लम हो जाए, उससे भी बड़ी बदमज़गी होती यार है। पता नहीं आई एम श्योर होता होगा, अंदर अंदर होता होगा। मैंने तो किसी वेडिंग में सबको हंसते बोलते ही देखा है और ऐसा कभी हुआ कभी नहीं है। सिक्योरिटी का मामला, लेकिन आप देखती हैं ये चीजें भी कि भाई सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोवाइड करते क्योंकि हैं, high profile बॉन्सर्स भी भी है ना, प्रोवाइड शख्सियत करते आती हैं, सिक्योरिटी भी करते हैं। और कोई जगह ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर सिक्योरिटी के बगैर नामुमकिन था काम अच्छा, करना। आपने सेलिब्रिटीज वेडिंग्स भी कराई हैं कभी? हाँ मैंने सेलिब्रिटी वेडिंग्स कौन कौन सी? भाई बहुत सारी है, मेरे लिए तो हर कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन उसमें मेनली नाम 2 4 6 8 2 भी आप बोलेंगी बता दूंगी। मैंने आरिफ हबीब साहब की मैंने वेडिंग वो की है, बुशरा अंसारी साहिबा की है, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी जो उनके पार्टनर हैं, उनके साथ तो एक फैमिली बॉन्ड भी है मेरा जो कि बहुत अच्छा मैं शेयर करती हूँ, उनकी की है। और क्या कहते हैं जावेद मियादाद साहब की है, उनके बेटे की, और ऐसे मुनीर वगैरह और जतोई साहब और मुस्तफ़ा तो ये जतोई। सेलिब्रिटीज वेडिंग्स में आपको लगता है कि ज्यादा जो है आप मतलब डिटेलिंग चीजें होती हैं या वो सिंपल होती हैं नहीं ज्यादा? कि मेरे ख्याल में ये लोग सारे जिनके नाम मैं ऐसे ले रही हूँ दे आर ऑल मतलब दे वर रियली नाइस कूल, मेरे ऊपर पूरा छोड़ दिया था। और आई थिंक बुशरा आपा का तो अखलाक भी बहुत अच्छा है, तो बहुत मजा आया उनके साथ काम तो करने कभी ऐसा हुआ सेलिब्रिटीज में से कि आपने इतना खर्चा कर दिया, नहीं, normal अब आप में। इसको भी कह रही हैं ये कहाँ से लाऊंगा मैं या लाऊंगी, ऐसा हुआ कभी? ये आम क्लाइंट जरूर हर हाँ, कोई आम कहता है, clients, देखिए I हर think। कोई कहेगा जी, ये, जी। वो जाहिर बात है वो चाहते हैं कम से कम उसमें हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आपके ख्वाहिशात जन्नत की हो। ये मुझे बताइए डिफिकल्ट क्लाइंट्स कौन से होते हैं जिनकी डिमांड्स होती हैं ऐसे कि आप कहते हैं यार कौन सी फिल्म में देखा भाई होगा कैसे? हाँ ऐसा ये हुआ कौन सी है मेरे फरमाइशें साथ। होती हैं? अभी बताएं। एक नाम नहीं लेना चाहिए, एक मिनिस्टर थे, उनकी बेटी ने मुझे आके जो बाहर की वेडिंग्स की तस्वीरें, सेलिब्रिटी वेडिंग्स जो बाहर की जो एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं उनकी दिखा के, और मैंने मुझे यही चाहिए, तो मैंने उसी लिहाज से बजट प्रिपेयर किया। उसकी माँ साथ नहीं आई थी, तो मैंने कहा बेटा देखो तुम्हारे जब तक वालिदैन नहीं आएंगे मैं ये बजट नहीं तुम्हें बताऊंगी। अब मैंने एक बजट उसके लिहाज से तैयार किया जो उसको चाहिए था, और एक अपने लिहाज से तैयार किया जो मैं समझती थी अप्रोप्रिएट है। तो जब उनकी माँ आई है और फिर हमने बातचीत शुरू की है, तो उन्होंने कहा जौहरी तुम इसकी बातों में नहीं जाना, इसका तो बहुत ही उड़ान ऊंची है, तुम मुझे वो बताना जो थोड़ा बहुत उसके टचेस हो, और वो तो मैंने उनके आगे रख दिया। मैंने कहा ये मैंने बनाया है, इसमें टचेस हैं जो उसको चाहिए, लेकिन नॉट एवरीथिंग विच शी वांट्स।
सही। तो खबरदार, बैठ जाओ तुम ये रुक देखिए, करके। हर एक की ख्वाहिश होती है ये, क्योंकि ज्यादातर अब मेरे पास माँ बाप से ज्यादा लड़के लड़कियां आते और हैं। आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया की वजह से जो हमें इतना एक्सेस हो गया है, इतनी इतनी लैविश वेडिंग्स देखने का, तो आम बच्चियों का जो है ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं, दुख होता है। इट्स अ वेरी सैड पार्ट, है ना? इट्स अ वेरी सैड पार्ट, क्योंकि हमने हर चीज़ में, सिर्फ वेडिंग में नहीं, कपड़ों में, जेवर में, सोशल मीडिया के ऊपर हमने इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन, इतना एग्जैजरेट कर दिया है कि जो बच्चियां नहीं अफोर्ड कर सकती, उनकी बहुत ही, मैं समझती हूँ, उनकी तबीयत पे ये गिरा बहुत गुजरता वेस्ट होता है, होगा। ज़रा खाना भी बड़ी वेस्ट फिर होता है, अच्छा बहुत उनकी सारी बहुत चीज़ें। सारी अब और इम्पोर्टेंट weddings- डे है, हाँ, वो फिर पेरेंट्स पे प्रेशर भी डालती है, इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है, दुख भी होता है, और फिर वो करते भी हाँ, हैं, फिर लेकिन मैं बेचारे आपको लोन एक लेके बात चाहे करें। बताऊं, मेरे पास ऐसे भी लोग आए बहुत से जिनका बजट नहीं था कोई इतना खास, तो ये नहीं कि वो मेरे पास से चले गए और मैं उनका वो नहीं करती, मैं हर एक को एंटरटेन करती हूँ जो मुझसे हो सकता है। मैंने कई वेडिंग विदाउट इवन कॉस्ट, कोई पैसों के बगैर भी की है मैंने, और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई ऐसे हर्ज की बात है, सिर्फ उन्होंने मुझे ट्रांसपोर्टेशन पे किया है। अच्छा, कहाँ की जो मुझे कि बताया, पूरे ये पाकिस्तान में कितना कहाँ एफर्ट की? लगती है, व्हाई वुड यू डू दैट, लेकिन आपका वो बहुत एफर्ट मुझे है, पता है इतना उनके ज़्यादा। हालात ऐसे हैं कि वो नहीं बड़ी कर बात सकते, एंड आई नो देयर बैकग्राउंड, और मुझे पता है सोसाइटी की कि तरफ भी एक बहुत जिम्मेदारी नेक काम, है इंसान बहुत की जो अच्छा काम। फुलफिल करनी है, और मेरा बहुत अच्छा ख्याल काम में कर- आप सही कह रहे हैं कि ये भी हमारी जिम्मेदारी। बहुत सी लड़कियों को ट्रेन किया है, लड़कों को ट्रेन किया है मैंने टू बिकम अ वेडिंग प्लानर, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, कोई दुबई चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कर रहा है, अच्छा, ज़्यादातर लड़कियां हार जाती हैं जब वो इतना हार्ड वर्क देखती हैं, इतनी वो देखती हैं, वो कहती हैं आंटी हमसे तो नहीं होगा अच्छा, ये। ऐसे में अगर आपका वेडिंग प्लानर जो आपने हायर किया है वो प्रोफेशनल ना हो, या ये कि वो उसने कुछ गड़बड़ की हो, तो कितना इवेंट खराब हो सकता है? अपसाइड डाउन हो जाएंगी सारी चीजें। टोटल डिजास्टर, टोटल डिजास्टर। एक मैं आपको वाकया बता दूं, मैं उस नाम नहीं लूंगी, मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन केटर है, उसकी कुर्सियां मेज 11:30 बजे आई हैं। अब आप सोचे सारे मेहमान खड़े रहे, मैं नाम नहीं लूंगी, ये कैसे? बहुत तो मशहूर वाकया है, बहुत ही खौफनाक बात। बहुत खौफनाक वाकया, बिकॉज डिसऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थे। और अभी मेरी अपनी दोस्त है, उसका क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, तो उसके कोई 3-4 साल से कोई वो हैं इवेंट प्लानर, वो कोई 5-6 लाख रुपए एडवांस खा गए उसके, और फोन बंद कर दिया, गायब हो गए, क्योंकि वो DHA के अंदर वो था, उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, तो वो ये फिर गड़बड़ भी हो सकती है। देखिए और last day गड़बड़, और families के लिए अभी कितनी आग भी लगी है embarrassment कन्वेंशन हॉल में, 3 साल पहले आग भी लगी है, पूरा स्टेज जल गया, पूरा वो हो गया। तो ये दीज थिंग्स डू हैपन। देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा ये रिस्की चीजें होती हैं, बिल्कुल, ये ऐसे तो ऐसा यही तो रिस्की plan बिजनेस करना अच्छा, है। शेंदी वाला कैसे चल रहा है? शेंदी वाला मुझे अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट। एक फंक्शन, देखिए जब मैंने काम शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने कन्विंस किया था अपने दोनों क्लाइंट को कि मेहंदी एक साथ करें। उस वक्त नहीं था मेहंदी, उस वक्त आपको पता है 6-7 फंक्शंस होते थे, लड़के वाले और लड़की वाले। तो जो मेहंदी कंबाइंड हुई, उसके बाद फिर ये आया शेंडी, वलीमा, शादी एक साथ। एंड आई थिंक व्हाई नॉट, ये होना चाहिए, कॉस्ट भी बचती है, बिल्कुल ऐसे। venue शादी भी और एक मेहंदी को की तो कॉस्ट बच जाती और है, एंटरटेनिंग होती है। और एंटरटेनिंग होती है, और आपको 4-4, 6-6 इवेंट्स में नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ऐसे। मुझे भी बहुत अच्छा शुक्रिया जुरैद, आपने हमें Thank वक्त you. दिया, और बड़ी मजे मजे की बातें भी हुई। लेकिन ये कि शादी के बारे में ज़ाहिर प्लान करें अपनी शादी, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जरा सादगी भी अपनाएं भाई। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो एक पहलू है सोसाइटी का, वो ये भी है कि बहुत सी बच्चियां बैठी हुई हैं कि कहाँ हैं पैसे, पैसे नहीं है लोगों के पास, माँ बाप के पास, और आप इतनी लेविश जब चीज़ें दिखाते हैं तो फिर वो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, और वो फिर ज़ाहिर और दुख डिमांडें होता है बन कि उस एक शादी में 5 बच्चों की शादियां बड़ी अच्छी तरह हो सकती थी, तो पैसे को ऐसे जाया ना करें, ज़ाया ना करें। तो जितनी जरूरत है अपने अरमान भी पूरे करें, बस एक हद तक। वो देखा था ना आपने, वो जो पैसे की वो कहीं से इटली से वापस आए थे, हाँ, वो जो भी और वो वीडियो डॉलर्स और देखी। ये वो लोग समेट रहे थे, तो ऐसा ना करें। एक इंसान होने का सबूत दे, इंसान के छोटी सी बच्चे। आपको अच्छा, एक ब्रेक के बाद इंटरफेयर, जी जी, एक बस छोटी ये ब्रेक सी आ गई, बात। ब्रेक के बाद फिर वापस आके जब बात करेंगे। ब्रेक ठीक लेना है, बहुत जरूरी है। जरूरी जी, बहुत शुक्रिया आप शो पे आई हैं, थैंक यू। लेकिन वो बात इनसे ब्रेक में हम पूछ लेते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं जाएगा Keep नहीं। watching, सितारे क्या बता रहे हैं, ये हम आपको अरे बताएंगे हाँ। ब्रेक के बाद। कौन से सितारे? जी, welcome वेलकम back. बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी न्यू ईयर की खुशी में हम वो सेगमेंट कर रहे हैं जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद सबका है। फेवरेट है, सब यही सुनना चाहते हैं। यानी इस हफ्ते तो यही हो रहा है
कि भाई क्या सितारे क्या बता रहे हैं, क्या हमारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, अगला साल कैसा होने जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो हमारा है ना सवाल। पॉलिटिक्स सब सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। कुछ जेल में है, वो जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे। फिर स्पोर्ट्स में बाबर आजम क्या कर रहा है, पाकिस्तानी टीम क्या करना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, हाँ, पाकिस्तान फिर की इकोनॉमी, पाकिस्तान कितना तरक्की करेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। और एक और फिर अगर एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं तो हमारे फेवरेट जो सेलिब्रिटीज जो अभी तक सिंगल है उनकी शादी कब होगी, सबको इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे। तो आज हमारे शो में एक नहीं, दो नहीं, तीन एस्ट्रोलॉजर्स होंगे न्यू ईयर की खुशी में। जी, हम उनसे बात करेंगे और Predictions इस होंगी पे जरा। उनकी प्रेडिक्शन लेंगे। अली मोहम्मद हमारे साथ हैं। जाने माने कौन नहीं जानता अली भाई को, क्या क्या उन्होंने बातें की है, क्या क्या बताई और हुई भी हैं ऐसी। और सामिया खान हमारे साथ हैं, बहुत ज्यादा हिट पॉपुलर चल रही है आजकल, तो हर जगह छाई हुई है। और जो वो बात करती है वो कहती है देखिए मैंने कहा था ना ये बात, ये हो मैं गई। कह चुकी थी, ये मैं कह चुकी थी। हाँ जी, और होता भी है बहुत दफा। और फिर हमारे साथ हैं जी, हम कैसे भूल सकते हैं, कनान चौधरी। करान चौधरी। हाँ करान भाई कैसे हैं आप? कनान भाई से क्रिकेट की बात तो नहीं करनी, सब वो भी बातें करेंगे, पूछेंगे, सब वो भी बातें पूछेंगे पूछेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। जी। तो तीनों को राइज एंड शाइन पे वेलकम करते हैं। अगला साल कैसा होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए। जी तो नादिया आप शुरुआत करें, अली भाई से बात ऑर्डर करते हुए। होगा, हम सबसे पूछेंगे, एक सवाल होगा तो अली भाई से, फिर सामिया एंड देन कनान भाई, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो, जी, तो पहला सवाल आपका। अच्छा, हम बात करते हैं किसमें, नहीं पहला आप पूछिए। अच्छा पहले मैं पूछता हूँ। अच्छा जी अली भाई आपसे स्टार्ट करते हैं हम। मुझे बताएं गुजरे हुए साल से जरा लिंक अप करते हैं ना, ये जो गुज़श्ता साल है इसमें क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए थे, आपने 2 3 4 मुझे बताएं, और आपने उसके बारे में पहले बता दिया था कि ये होने जा रहा है, ये बताएं मुझे। देखिए सबसे पहले तमाम नाजरीन को और हमारे होस्ट को मेरी तरफ से नए होने मतलब जो पेश की मुबारकबाद नए साल की। देखिए अब जो पास्ट के इवेंट्स थे उसमें ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट में कमबैक करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप देख लें माशाल्लाह से पाकिस्तान ने कमबैक किया। एक मेरी प्रेडिक्शन थी कि पड़ोसी मुल्क हमला करेगा और पाकिस्तान उसको मेरे ख्याल से आपके शो पे ही बात हुई थी कि ऐसा उसको धूल चटाएगा, दंदान शिकन जवाब देगा। तो वो दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा होगा और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पे शोहरत हासिल करेगा और उसकी एक से बनेगी। और आप देखें माशाल्लाह से बन गई। ये वो पेशन गोइयां थी जो मैं पास्ट में कर चुका हूँ। सही, और ये सच्ची हुई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब सामिया से जी, सामिया आप बताएं, बड़े ब्रीफली हम बात करेंगे, कौन सी आपकी प्रेडिक्शंस जो सच साबित हुई 2025 में? अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिकॉर्ड ऑन एयर मौजूद है। सबसे ज्यादा तो जैसे इन्होंने भी हवाला किया जंग का, तो मैं तो 1 मई को भी शो पे थी और मैंने कहा था 1 मई को आसमान पे सितारों का नक्शा ढीला पड़ चुका है और 9 दिन के बाद आप बेहतर खबरें पाकिस्तान के लिए सुनोगे। आर्मी चीफ की इंटरनेशनल पजीराई की पेशगोई मैं कर चुकी थी सर। साल के शुरू में आग लगने के वाकयात फिर उनकी भी की, जहाजी फिजाई हादसात उनकी भी की। तो वो बुरी भी पूरी, अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ ना ही सुना करे, लेकिन बुरी भी हुई और अल्लाह ने कुछ पाकिस्तान। और जो सबसे बड़ी जिसके लिए मैं अल्लाह से जिंदगी की नादिया मोहलत मांगा करती थी कि जब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो, अल्लाह पाक मुझे इतनी जिंदगी दीजिएगा कि मैं वो मंजर देख सकूं। और यकीन करें नादिया, जब मैं यूएस और रशिया की इमिग्रेशन पे अपना ग्रीन पासपोर्ट रखा तो एक प्राउड मोमेंट मेरे अंदर था। चलिए ये हो गया, कैटेगरी के लोग नहीं है। बिल्कुल ये तो हो गया। जी कनान भाई आप बताएं, आपकी प्रेडिक्शन कौन सी चीज सच साबित हुई? अच्छा अभी 365 न्यूज़ पे बैठे हैं तो मैंने मुबशर लुकमान साहब को दी थी ये प्रेडिक्शन जब जंग स्टार्ट हुई थी। मैंने कहा था विद इन 10 डेज इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सबसे बड़ी प्रेडिक्शन थी। बाकी एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, 2025 का आगाज़ था तो मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहे थे तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, सिपा सलार का साल है, मार्च का साल है। तो आई वॉज द ओनली वन जिसने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ महाज खुलेंगे लेकिन वो बंद हो जाएंगे और कुछ ऐसे महाज भी बंद होंगे या सीज फायर के मुआहदे देखने में आएंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि फ़लस्तीन का भी एक दफ़ा सीज फायर का मुआहदा हमारे सामने आया और पाकिस्तान और इंडिया का मामला भी खुला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो गया। तो 2025 खत्म होने को है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई आलमी जंग नहीं वेरी नाइस। तो अब हम नेक्स्ट उसकी अब हाँ, क्वेश्चन की अब तरफ 2026 पे जाते हैं। भाई जी सामिया मुझे बताएं 2026 पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा ओवरऑल कैसा रहेगा और पॉलिटिक्स में
इमरान खान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, इन तीन से मुतालिक बताइए। तो कितने चालाक हैं आप, सवाल इतना लंबा तो जवाब लिखा जावांगे। हाँ हाँ, नहीं, बस बताएं कि क्या होगा, दैट्स ऑल, क्या नजर आता है। तो वो जो है पाकिस्तान की टेक ऑफ को तो अल्लाह के हुक्म से अब कोई नहीं रोक सकता। जिसका सपना हमें बुजुर्गों ने, वलियों ने दिखाया, वो टाइम पाकिस्तान का शुरू हो गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी, सरमायादार भी आएंगे, अवामी रिलीफ भी अल्लाह के हुक्म से लोगों को मिलेगा। जहां तक थर्ड वर्ल्ड वॉर का जोन है, उसकी बिगिनिंग भी 2026 से ही होगी। लेकिन आप लोगों की, मैं खुद गर्जी इंसान होना चाहता, पाकिस्तान सेफ जोन के अंदर है। एक मेरी जो पेशगोई रास्ते में है, निज़ाम की तब्दीली, उसका इम्कान भी 2026 में बड़ा क्लियर सा इम्कान बना हुआ है। लेकिन क्या मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रही हैं आप? उसका मुझे नहीं पता। देखिए, ये गैब का इल्म है। मुझे ये नहीं पता था कि जंग होगी तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस मुझे तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले समझ में आती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा। और जो है, लेकिन ये कि ये निज़ाम की तब्दीली का नाम क्या होगा, ये गैब का इल्म है, बहुत ही महदूद इल्म है मेरे पास। यानी ये निजाम नहीं होगा जो चल रहा है, ये निज़ाम नहीं रहेगा सर। निज़ाम की तब्दीली इस मुल्क में तयशुदा सी चीज़ है, और जिसके लिए इस साल में बहुत सारे इम्कानात बन सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम अकनान भाई, आप भी बताइए जी। जिसको एक प्रेडिक्शन दी है पाकिस्तान के बारे में, मैं उसी को बैक करूंगा। वो प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 से अगले 2.5 साल में रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा या रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ जाएगा। तो 14 अगस्त 2025 से वो टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। 2026 जो है ये पाकिस्तान के लिए एक टेस्टिंग टाइम है, टेस्टिंग फेज है, और यहाँ से चेंजेस का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान में किस किस्म की चेंजेस होंगी? एक भाई रेवोल्यूशन क्या? हुकूमत की तब्दीली, अवामी रेवोल्यूशन, क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की तब्दीली। जी मैं मुझे एक्सप्लेन करने दें। सही। तो यहाँ से आगाज होगा 2026 के आगाज के बाद, पहले 2 महीने के बाद। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो प्रॉपर रेवोल्यूशन होता है, जैसे पब्लिक की तरफ से आता है प्रॉपर रेवोल्यूशन, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा है, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं कि टोटल चीजों को चेंज कर देना, जो अभी सिस्टम चल रहा है इसको जो है आईनी तौर पे प्रॉपर तरीके से पब्लिक प्रेशर के बाद चेंज कर देना। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। 2-3 चीजें जो बड़ी अहम है। सबसे पहली चीज ये है कि 2025 का साल खत्म हुआ है, जिसका अदद 9 था, और मार्स बन रहा था उसका प्लेनेट। मार्स की सपोर्ट अब गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान में खत्म होती हुई देख रहा हूं मैं। और 2026 का जो अदद 1 बन रहा है, ये गवर्नमेंट का अपना नंबर है। यानी इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को खुद फ्रंट पे आके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और पब्लिक को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा 2026 में गवर्नमेंट की तरफ। तो अब गवर्नमेंट को अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप यानी सड़कों पे देख रहे हैं लोगों को, ये देख रहा हूं। और दूसरी चीज समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के लिए अब कोई सपोर्ट नहीं बचेगी सिवाय इसके कि वो पब्लिक को फेस करे। नहीं, अली भाई आप बताएं जी। 2026 देखें, 2026 जो है ना, वो बेसिकली एक स्टैटिक ईयर होगा। इसमें जो 2025 में अहम तरीन फैसले लिए गए हैं उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट जो मौजूदा सिस्टम है वो चलता रहेगा। चेंज आप देखेंगे 2027 में, ठीक है, जो ड्रास्टिक चेंज होता है। ड्रास्टिक? जी, ड्रास्टिक मतलब वो अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी ड्रास्टिक के अच्छा लिए, नहीं होता। ड्रास्टिक का मतलब मुल्क के लिए मेजर चेंज होगा, बिल्कुल। तो 2026 जो है बेसिकली तो इसका अच्छा भी हो सकता है ना, एकदम चेंज एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा। ये अच्छा चेंज होगा या बुरा होगा? 2026 तो देखें, 2026 की बात हो रही, तो 2026 तो स्टैटिक रहेगा। 27 में अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट के पास रहेगी। जो
अथॉरिटिव लोग हैं वो अथॉरिटिव ही रहेंगे, वो कोई चेंज नहीं आएगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ रहेंगे? बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ रहेंगे। हुकूमत में कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं? नो मिड टर्म इलेक्शन। सही। सामने आप मुझे बताएं कि ये मुझे कनान ने तो बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ बात की है। नहीं, यहाँ मैं अली साहब से सहमत हूँ, इस बात के लिए एग्री करती हूँ कि जो है कोई मुझे मुल्क में अगर मैं कहेंगे कि जी को इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब के नतीजे में तब्दीली आ जाएगी, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। एक खामोश सा तूफान इनकलाब लेके आ सकता है, इसका इम्कान बहरहाल मौजूद है। क्योंकि ये तब्दील मुझे 2025 में तो मैंने कहा था कि निज़ाम तब्दील जो है होने का इम्कान अभी तो नहीं था, लेकिन 26 में मुझे उस तरफ डायरेक्शन चाहती भी नजर आ रही है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती, देखिए कोई आसमान से लोग नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों में से लोग चुन लिए जाएंगे नए सिस्टम के लिए भी। जैसे इंसान अच्छी अच्छी चीजों से अपनी कमीज को सजाता है, अच्छे अच्छे बटन लगाता है, तो इसी तरह का एक नहीं तो सिस्टम क्या मतलब साहब? बस अब आगे अब और बहुत सारे सवाल हैं ज़ोहेब। आसाम में ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगी? पीटीआई जो पार्टी है उसका फ्यूचर क्या होगा? 2026 उनके लिए कैसा होगा? नादिया जी, यहाँ पे जो है देखिए, पिछले साल भी मैंने कहा कि 25 मई 2025 तक इतना स्ट्रॉन्ग इम्कान था कि, लेकिन शहबाज गिल साहब ने मेरी फोटो लगा के प्रोग्राम कर दिया कि शायद मुझे कान में अजान दी जाती है कि भी सुलह कर लो। मैं सितारों की को डी कोड करने का इल्म जानती हूँ, और आप तो मुझे बहुत पुराना जानती हैं नादिया। हाँ, तो क्या कहेंगी? अब वो ये है कि हाँ, अब ये है कि साल का जो फरवरी तक का टाइम है, 16 फरवरी तक का जो टाइम है, तीसरा चांस दे रहे खान साहब को जो है कि इनको इनकी डील और रिहाई डील की शक्ल में ही मुमकिन है। कोई स्ट्रीट इनकलाब रिहाई नहीं करा सकेगा, बल्कि आप देखेंगे इदारों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बाय द 31 ऑफ जनवरी तक ये हो चुका होगा। तो जो है वो आप रिहाई अभी भी एक चांस मिलता है। अगर ये लोग ये चांस भी जाया करते हैं, फिर मेरे पास भी अगली कसम से तारीख ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि सेटन जो पोजीशन बदलने जा रहा है वो तो फिर गुमनामी की तरफ ले जाएगा सितारों जो है बानी पीटीआई को। चले आप और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुतालिक बता दें। वो अच्छे जाएंगे, लेकिन ऐसे मैं कहूँ कि कोई बहुत बड़ी कोई अभी पोजीशन मिल जाएगी उसका, वो एक मेरी पेशगोई का मैं कन्फेशन करना चाहूँगी कि वो नहीं पूरी हुई, क्योंकि उसका इम्कान मौजूद था 2024 के सेकेंड हाफ तक, लेकिन वो नहीं मुमकिन हुआ कि वो अपग्रेड हुए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी 2026 वुमेन एम्पावरमेंट का साल है। मुझे ऐसे लगता है कि आसिफा भुट्टो जरदारी भरपूर तरीके से लॉन्च होंगी और कमाल दिखाएंगी, बीबी की लेगेसी को लेके चलेंगी वो। सही। अच्छा कनान भाई आप बताएं जी, आपको क्या लगता है इस पे? इमरान खान साहब का जो 5 अक्टूबर को बर्थडे आई थी 2025 में, उससे एक लकी फेज स्टार्ट हुआ था जो फरवरी 2026 के एंड तक चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि 5 अक्टूबर 2025 के बाद से लेके और अभी भी फरवरी के एंड तक 2026 के उनके लिए रिलीफ का टाइम बन रहा है, एंड होपफुली कि वो रिलीफ उनको मिल जाए। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं रिलीफ उनके लिए, और ये 5 अक्टूबर 2025 से उनका फेज शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाए। अली भाई आपको क्या लगता है? देखिए, इमरान खान साहब का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मार्च के बाद एक सितारा मुश्तरी जो रेट्रोग्रेड चल रहा है वो सीधा होगा, तो कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह का वो नेचर रखते हैं, ये साल है नंबर 1, ठीक है। इधर अथॉरिटी वाले जो लोग हैं, अथॉरिटिव लोग हैं, उनकी अथॉरिटी और बढ़ेगी। तो मुझे नज़र नहीं आता, रिलीफ तो उनको मिलेगा, लेकिन जिस तरह की नेचर उनकी है उस तरह से उनको सियासत में पजीराई मिले या कुछ हो, ऐसा नज़र नहीं आता जी। अलबत्ता एक और बात जो कंटिन्यू करूंगा कि बिलावल भुट्टो का मुझे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आता है। इनफैक्ट 27, 28 या 29 इन तीनों सालों में से किसी एक साल में वो
वजीर आजम पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगले अरे इलेक्शन वाह। यानी, और अगले अगर इलेक्शन और शादी की भी अगर बात की जाए तो फिर थोड़ा उनकी शादी के बारे में भी जरा प्रेडिक्ट करें। और फिर कुछ सेलिब्रिटीज हैं, अली भाई इनकी शादी कब आपको नजर आ रही है? देखिए, बिलावल भुट्टो जब वजीर आजम बन जाएंगे उसके बाद उनकी शादी होगी। चलो हतमी बता क्या दिया बात है ये। मतलब अच्छा, अब आप सेलिब्रिटीज के ऊपर भी categorically बात करते हैं। सामने जरा कुछ ये नाम मैं आपको बताऊंगी, इनकी शादी के बारे में आपको क्या नजर आ रहा है? सिंगल है हमारे आर्टिस्ट, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। लेट्स स्टार्ट विद सबा कमर हैं, इमरान अब्बास हैं, बिलाल अब्बास हैं, हानिया हैं। ये 4 लोगों के बारे अच्छा, अब देखिए, मेरे पास जो आपकी टीम ने डाटा फराहम किया है, मुझे मैं होमवर्क के बगैर चलिए, उनको बता बोल दें। नहीं सकती। तो मेरे पास सबसे पहले हानिया जी का जायचा है। सही। और हानिया जी को मैं मशवरा दूंगी कि अभी काम पे फोकस रखें। अगर अल्लाह ना करे इस साल वो शादी का फैसला लेती हैं तो उनके 2 निकाह के इम्कानात बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर ये तारीख पैदाइश ठीक है। तो मेरा भी मशवरा होगा कि बिल्कुल शादी के चक्कर में ना पड़े। वो बहुत बुरा ब्रेकअप हो सकता है जो कि उनकी पर्सनालिटी को भी हिट करके जा सकता है। सही है। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ सेलिब्रिटीज का भी बताएं ताकि फिर वो दूसरी मुझे जो दिया गया बाबर, मुझे आप ही की टीम ने डाटा फराहम किया रात को। बाबर साहब की बाबर आजम। शादी की भी, बाबर आजम की शादी की भी सबको फिक्र है। मोहब्बत की इजाजत सितारा देता है, शादी अजे 1 साल रुक जान, क्योंकि अभी वो जो है वो मैरिज हाउस वहां पे भी कोई सिचुएशन मजे की नहीं है। और मुझे नहीं पता वो क्यों नादिया जी इतना प्रेशर लेते हैं दिमाग पे। अब तो हमारे क्रिकेटर से भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर वो अपनी थोड़ी सी काउंसलिंग करा लें तो मैं कहती हूँ खुल के खेलेंगे। और एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान में क्रिकेट इस साल से प्रॉपर कमबैक कर जाएगी। 10 वर्ल्ड जून कप हमारा? 2025। फिर तो दुआ वर्ल्ड कप- करें नादिया, क्योंकि जो है अब क्रिकेट अब इंशाल्लाह अपने शायकीन को मायूस नहीं करेगी। अगर हारे भी तो खेल के हारे। अच्छा, नहीं सामने हारे और- नहीं। अब T20 वर्ल्ड कप का बताएं, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं? देखिए, मुझे उसकी टाइमिंग्स नहीं पता कि वो उन टाइमिंग्स का, जैसे ये फरवरी में आ रहा है, फरवरी में होंगे। फरवरी अगर तो 16 के बाद नतीजा निकलना है तो हमारे हक में नतीजा आ सकता है। अगर 16 से पहले रिजल्ट आता है तो उसमें भी मैं खामोशी अच्छा, सामिया इख्तियार और करूंगी। किन सेलिब्रिटीज के बारे में आप शादी के जो अच्छा, फिर prediction मुझे करेंगे? भेजा गया डकी भाई का भेजा गया, ठीक है ना, कि शादी से वो हम क्यों उधर- क्राइसिस अच्छा, में। क्योंकि सामिया ने जाना है तो इसलिए हम जरा थोड़ा सा आगे उन्हीं पीछे को जरा। सवाल कर रहे हैं उनके लिए। जी जी बताएं। थैंक यू सो वेरी मच। डकी भाई को अभी भी केयर करनी चाहिए। अभी भी ये खतरे की जद में है। इनको फंसाना, स्कैंडलाइज करना। 12 जनवरी 2025 से ये सितारों के रगड़े में आ चुके थे। अभी भी जब तक जून नहीं आ जाता डकी भाई को बहुत, क्योंकि जब इंसान लाइव बोल रहा होता है, कोई गलत बोल जाता है तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुझे रजब साहब की भी दी गई। रजब साहब का जो है इस वक्त नादिया जी उनको क्लीन चिट मिल सकती है जिन मुकदमात में उनको फंसाया गया। यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि सितारा उनको क्लीन चिट दे रहा है। उसके बाद जी बिलावल हो गए, खान साहब हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता, बुशरा इंसारी साहिबा का जायचा दिया गया, इन पे क्या सवाल नहीं है इन पे कोई सवाल नहीं, नहीं, इन पे बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, वो खुद सवाल कर रही हैं। आई थिंक वो खुद बहुत अच्छे सवालात कर रही हैं आजकल। उनके अभी जो हम सिंगल जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनकी शादियों की बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच जी। कनान भाई, आपका? नादियम, हाँ कोई रह गया ना? इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल सामिया, आप बिल्कुल जी, थैंक जी। यू, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सामिया ने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने दूसरे शो पे भी जाना है, मसरूफ है काफी। थैंक यू। अब कनान भाई और अली भाई जो कनान हमारे- पे हैं हम के हाँ। कनान भाई, ये T20 बताएं। वर्ल्ड कप हाँ, कौन क्रिकेट जीत से, रहा है? पाकिस्तान celebrities उसके बाद। पहले सेलिब्रिटीज। हाँ जी जी। तो कनान अच्छा, भाई, सबसे शादियों में बात करें अभी, क्योंकि इनका हिसाब है ना सारा। शादियों पे बात करें या पहले क्रिकेट पे? पहले शादियों पे कर। ठीक है, तो आपके पास किसके जायचे सामने हैं? हम इंटरेस्टेड हैं सबा कमर की शादी में, इमरान अब्बास, बिलाल अब्बास, हानिया, इमरान अशरफ इवन। मैं हानिया आमिर पे बात करूंगा क्योंकि हानिया की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास मौजूद है। उन्होंने मुझसे पूछा भी था, ये एक सिटिंग में मैंने उनको प्रिडिक्शन दी थी उनके ब्रेकअप की जो पीछे हो चुका है फेस टू फेस। एंड अभी उनका जो है दोबारा से रिलेशनशिप का जो है टाइम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी वो शादी की तरफ भी चली जाए इस साल में, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें सुनने को मिल सकता है और मे बी वो शादी में भी उसको कन्वर्ट कर पाए इसी साल में। 2026 उनका टाइम पीरियड इस हवाले से बहुत अहम है। उसके बाद बिलावल साहब की जो डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर की गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी के शादी के चांसेस हैं एंड ऑफ 2026 तक।
डेफिनेटली उनके चांसेस बन रहे हैं शादी के, तो होपफुली वो भी कहीं ना कहीं एंगेज हो पाए इस साल में। और इसके अलावा बाबर आजम का आप पूछ रहे थे, बाबर आजम के लिए 2026 का सेकंड हाफ ज्यादा बेटर होगा और 27 एक्सीलेंट साल होगा उनके कमबैक का। अभी उनके लिए एवरेज साल मैं कह सकता हूँ एवरेज साल है। अली भाई आप मुझे बताएं जल्दी से ये स्टार्स के बारे में, और ये इनकी सबकी जरा अगर मैं शादियों सबके के नाम पूछ लूं आपसे, सबा कमर की शादी के बारे में बताएं कि क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी फिलहाल उनकी शादी नजर नहीं आती सबा कमर की। ठीक है। हानिया हानिया के मतलब इंगेजमेंट या रिलेशनशिप बिल्डअप हो जा सकता है, लेकिन शादी नहीं करेंगी वो अभी। अच्छा, बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास भी अभी स्टैटिक हैं, उनके अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं और मामला हो सकते हैं, शादी नजर नहीं आती। मूव तो कर रहे हैं स्टैटिक नहीं। अच्छा, इमरान अब्बास का हम तो कब से मैं इमरान को कह रही हूँ, इमरान शादी कर लो। इमरान शादी नहीं करेंगे। इमरान अभी करियर में अपने फोकस किया उन्होंने और आगे भी वो करियर पे फोकस करेंगे। इमरान अब्बास के साथ इनफैक्ट मैं शो कर चुका हूँ काफी, उनकी एक्चुअल डेटा भी मेरे पास है। हाँ, तो क्या नजर आ रहा है फिर? तो अभी तो नजर नहीं आती शादी में। नहीं, इमरान ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप जल्दी से अली भाई कौन जीत रहा है? देखिए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा और अगर कुछ मेन प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर सके तो इम्कानात बहुत ज्यादा है। 90% चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के। और इंटरनेशनली सऊदी अरब और यूएई के मामला कहाँ जाएंगे? देखिए ये और मजीद गंभीर होते नजर आ रहे हैं और मजीद इसमें जो है ना पेचीदगी होती दिखाई दे रही है कि इख्तलाफात दोनों में बढ़ेंगे मजीद। अच्छा जी, किनान भाई आपको क्या लगता है? देखिए 2026 जो है वो नंबर 1 का साल है, तो नंबर 1 का ये ईयर अगर इस्लामिक कंट्री को कैलकुलेट करता हूँ तो ईगो इश्यूज आपस में बढ़ सकते हैं। इस्लामिक कंट्रीज के यूएई हो गए, सऊदीया हो गया, इवन दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके भी इत्तेहाद आपस में थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। जी, अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच जनान भाई, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बड़ी सेफली और बड़े ख्याल के साथ प्लीज़ ज़रा न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे कल, अपना ख्याल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे। अल्लाह।